नमस्कार, मैं धात से अर्चना और आज हम सब यहाँ पर आए हैं आपके साथ हरेला मनाने, हरेला को लेकर के कुछ बातचीत करने। हालांकि आई नो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हम सॉरी भी कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको आज डिस्टर्ब किया है, लेकिन क्योंकि हरेला का पूरा मंथ चल रहा है और इस मंथ में ही सेलिब्रेट करना ज़रूरी था। आपके एग्ज़ाम अभी काफ़ी समय तक चलने वाले हैं तो हमें लगा एक छोटी सी बातचीत हम लोग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और शायद आप लोग भी रिफ्रेश थोड़ा सा फील करेंगे क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों की और हरेला की बातचीत करने के वाले हैं। तो सबसे पहले मैं धात की ओर से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी चेयरमैन श्री निशांत थपलियाल जी का, क्या जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए आप लोगों के साथ बातचीत करें, और साथ ही प्रिंसिपल मैम का अंजू गैरोला जी का कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ कि एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में भी उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम लोग यहाँ पर आए और आप लोगों के साथ बातचीत करें। साथ ही सभी फैकल्टी का भी कि आज आप भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी। यूजुअली तो हम बच्चों के साथ करते हैं लेकिन बच्चे थोड़े कम हैं, तो हम लोग भी, मुझे लगता है सारी फैकल्टी बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, तो थोड़े से स्लोगन्स हम लोग यूज़ करते हैं धात में हरेला को लेकर के। स्लोगन्स को लेकर के हम लोग जो है पूरा हमारा इवेंट है उसके कुछ स्लोगन्स हम लोगों ने बनाए हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार हम लोग नारे लगा दें ज़ोर से, है ना। तो एक नारा है हमारा, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। और एक और नारा है, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। तो इन दो स्लोगन्स को हम पहले लगाते हैं। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। थोड़ा सा मैं चाहूंगी एक मैम थोड़ा जोर से, बिल्कुल, कि मतलब लगे कि इतनी एनर्जेटिक फैकल्टी आईटीएम की। तो सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। और एक स्लोगन आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो हमारा इस बार की थीम भी है, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं उपज हिमालय की अपनाएं। तो जो ये स्लोगन है, क्योंकि वृक्ष लगाने की बात धात पिछले कई सालों से कर रहा है, उसके बारे में अभी हमारे साथी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम ये कहते हैं वृक्ष तो लगाएं ही, उनका संरक्षण भी करें, लेकिन जो पेड़ हमारे आसपास हैं, जो बुजुर्ग पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, क्योंकि कोई भी 100 साल 150 साल या 70-80 साल पुराने पेड़ का विकल्प एक आज लगा हुआ पौधा कभी भी नहीं हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जो हमारे आसपास पेड़ है उनको बचाने की भी कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं तो इस बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हिमालय का जो अन्न है, क्योंकि पहाड़ों से इतना माइग्रेशन हो रहा है, लोग सब उसके चलते, व्यवसाय के चलते, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर आ रहे हैं, तो जो बचे कुछ लोग हैं जो वहाँ पर खेती अभी भी कर रहे हैं, या कई लोगों ने हिम्मत दिखाई है, रिवर्स माइग्रेशन किया है, वापस पहाड़ों पे जा कर के खेती कर रहे हैं अच्छे लेवल पर, उनको एक मार्केट प्रोवाइड हो सके और वो लोग वहाँ पर रहें और जो हिमालयाज़ हैं वो बचे रहें, क्योंकि अगर लोग नहीं रहेंगे पहाड़ों में तो भी वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए कोशिश करते हैं कि हम जो हिमालय का अन्न है, वैसे भी मिलेट ईयर हमारा चल रहा है, अभी इंटरनेशनली चल रहा है, तो जो मोटा अनाज है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो हिमालय पे उगता है उसको हम अपने मील में शामिल करने की कोशिश करें, जिससे कि उन लोगों को मार्केट प्रोवाइड हो। इसकी भी हम इस बार बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारे इस बार के हरेला की थीम है धात की। तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं चाहूँगी धात की ओर से श्री दयानंद डोभाल जी हमारे साथ हैं। सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए और धात के बारे में एक छोटा सा परिचय दे दें कि धात क्या है और किस तरह से काम कर रही है। थैंक यू अर्चना जी। आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। आज हम लोग धात की ओर से आए हैं और मैं धात का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा कि हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड है धात। धात का मीनिंग होता है नॉकिंग, आवाज़ लगाना। ये एक हमारा गढ़वाल की एक भाषा में इस शब्द को इस शब्द को बोला जाता है। और वैसे तो पहाड़ों में थे करके बोला जाता है, थे नॉकिंग, आवाज़ देना। तो धात में हम लोग क्या क्या कार्यक्रम करते हैं मैं आपको संक्षिप्त परिचय देता हूँ। इसकी कई ब्रांचेज हैं।
तो जैसे हमारा पुनरुत्थान है, धात पुनरुत्थान में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, तो उस आपदा में जो बच्चे जिनके माँ बाप मतलब नहीं रहे थे, माँ बाप को खो चुके थे, तो उनको हमने जो है गोद लिया है और उनको पढ़ाने की व्यवस्था, खाना कपड़ा घर तो उनके माँ बाप दे सकते थे, लेकिन धात ने आवश्यक समझा कि खाली यही ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के लिए जो है उसका धात ने कदम उठाया और विभिन्न संस्थाओं ने धात को सहयोग भी किया, तो उसके द्वारा जो बच्चों को हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरा है कोना कक्षा का। कोना कक्षा हमने लगभग 800 पूरे उत्तराखंड में जो है 800 कोना कक्षा का निर्माण किया है। उसमें जो है बच्चों के लिए, ताकि मोबाइल से दूर हट सकें, और एक बाल साहित्य की पुस्तकों का हमने चयन करके वो पुस्तकें हम लोग भेजते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं इंटर वगैरह में हैं, तो उनको जीके और इंग्लिश की कुछ किताबों का हमने प्रबंध किया गया है, जो भेजा जाता है हर महीने। मातृभाषा एकांश हमारी भाषा अगर लुप्त है तो उस स्थान का, उस प्रदेश का, उस देश का जो है नाम खत्म हो जाता है। तो भाषा एकांश के अंतर्गत हम लोग अपनी पहाड़ी भाषाओं को जो है सिखाने का, पढ़ाने का कार्य करते हैं। और आनी चाहिए, क्योंकि हम गढ़वाली होते हुए गढ़वाली भाषा नहीं आती है, कुमाऊँ होते हुए बहुत से कुमाऊँ ही नहीं आती है। तो अपनी भाषा का उत्थान के लिए एक हमने मातृभाषा एकांश किया है। साहित्यिक एकांश में हम लोग अपने साहित्य, अपने जो हमारा साहित्य है, प्रदेश का साहित्य है, उसको हमने पुरानी जो है विलुप्त होते हुए साहित्य को जो हमने जीवित किया है। हरेला वन के अंतर्गत जो है हमने, जैसा कि नाम से ही इसका परिचय मिल जाता है कि एक हरे भरे वन की एक हमने सोच उत्पन्न की है और कोशिश की है कि देहरादून में जो है और प्रदेश में, देश में, क्या सारे विश्व में जो है हम एक पेड़ लगाने की प्रवृत्ति और इसको हम ग्रो करें और लगाएं। फूलदही एक प्रोग्राम होता है। फूलदही एक पर्व जो है, ये बाल पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो है फूलदही के माह में, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के बीच में होता है, हाँ मार्च अप्रैल के, उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे हर एक के घरों में जाके फूल डालते हैं मॉर्निंग में। फिर जिस दिन त्यौहार का अंतिम दिन होता है उस दिन सबको इकट्ठा करके एक भोज का और एक कल्चरल कार्यक्रम किया जाता है। ये अपने पहाड़ का एक बहुत ही एक अच्छा एक कार्यक्रम है। इगास जो है एक त्यौहार आता है जो जिसे पहाड़ की दिवाली कहते हैं, जो हमारी दिवाली के ठीक 1 महीने बाद आता है, तो वो इगास का त्यौहार भी उसी प्रकार मनाया जाता है। अंकिता जो हत्याकांड हुआ था उस पर भी धात पुनः कार्य कर रहा है। इसमें हम लोग क्या है कि छोटे बच्चों को, उनको कैसे सेफ्टी रखना है, कैसे उनको रहना चाहिए और कैसे उनको बोल्ड बनाया जाए, और समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं उनके प्रति जो है उनको हम बताते हुए उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनको ग्रो करते हैं। तो ये धात का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब मैं पुनः बुला रहा हूँ अर्चना जी, माइक्रोफोन अर्चना जी। थैंक यू सो मच सर। और क्योंकि धात का एक छोटा सा परिचय तो आप लोगों को मिल ही गया है, और धात लगाने ही हम यहाँ पर आए हैं। जब समूह में हम आवाज़ लगाते हैं, जैसा दयानंद डोभाल जी ने बताया, उसे धात कहते हैं। और हम धात लगाने ही यहाँ पर आए हैं आप सबको, कि आप भी पर्यावरण के प्रति सचेत हों, हरेला मनाएं, पौधे लगाएं। तो धात की टीम का एक छोटा सा परिचय मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। दयानंद डोभाल जी से आप मिल चुके हैं। बाल वन हमारा एक हरेला वन, अभी हमारे साथी बताएंगे क्या है। उसी में की एक कड़ी है बाल वन, उसके संरक्षक सर हैं दयानंद डोभाल जी हैं, हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं। साथ ही श्री गणेश उनियाल जी हैं, जो एक कोना कक्षा का हमारा बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए एक कोना स्थापित करता है किताबों का, और आम समाज के सहयोग से सारे कार्यक्रम हमारे चलते हैं। यानी 800 लोगों ने मात्र 100 रुपये मासिक के सहयोग से वो कोने स्थापित किए उत्तराखंड के 800 से ज़्यादा स्कूलों में, जो ना केवल शहरों में बल्कि दूरस्थ पहाड़ों में, चाहे पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, त्यूनी हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र में जाकर के, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार में वो कोने स्थापित किए गए हैं। उसके संयोजक श्री गणेश उनियाल जी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं श्रीमती आशा डोभाल जी। आप कोना कक्षा कार्यक्रम की सचिव हैं और काफ़ी समय से धात के साथ जुड़ी हैं। साथ ही हमारे हैं नीना रावत जी, और आप धात स्मृति वन है माल देवता में, उसके बारे में अभी खुद ही बताएंगी।
तो उस कार्यक्रम को स्मृति वन को मैम देखती हैं, उसकी सचिव हैं। और हमारे साथ हैं श्री साकेत रावत जी, सबसे पुराने साथी हैं धात के, जो बहुत अच्छे से कैमरा हैंडल कर रहे हैं। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए मेरे साथ है शुभम, जो रेडियो जॉकी हैं और साथ ही वॉलेंटियर करते हैं धात के साथ। और मेरा नाम अर्चना है, मैं अपना परिचय करा चुकी हूँ। तो अब मैं आग्रह करना चाहूँगी श्रीमती नीना रावत जी से कि वो आए और हरेला वन के बारे में और हरेला किस तरह से मनाया जाता है और धात की कैसी यात्रा रही है पूरी हरेला की, उस बारे में बताएं। थैंक यू अर्चना। नमस्कार आप सभी को। और जैसे कि आपको अभी पता चला है कि हम लोग धात से आए हैं, धात के बाद धात का परिचय आपको मिल चुका है और हम आज बात करेंगे हरेला की। तो हरेला शब्द आप सबने मेरे ख्याल में सुना ही होगा, सुना है? हाँ ना? हाँ जी। तो हमारा जो आज की ये बातचीत है, हम थोड़ा इसको इंटरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि सिर्फ हम बोले उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बातचीत का मतलब यही था कि दो तरफा हो बातचीत, एक तरफा से मज़ा नहीं आता वो बात का। तो पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि हरेला के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कोई बताना चाहता है हरेला के बारे में? किसी को है थोड़ी कुछ भी नॉलेज हो, कुछ भी बोल सकते हैं। हरेला से आप क्या समझते हैं? या हरेला मेरा नाम ईशानी कांती है, मैं कुमाऊं रीजन से हूँ और हमारे यहाँ पे हरेला सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के लगभग 1-2 हफ्ते पहले ही पौधे उगाए जाते हैं, कुछ बीज का यूज करते हैं, जिससे हम हरेले के दिन अपने भाई का सिर पूछते हैं और घर में गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। और हरेला वैसे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन से माना जाता है कि मॉनसून की शुरुआत हो रही है और आसपास में ग्रीन भी देखी। बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो जैसे कि मैम ने भी बताया, हरेला बेसिकली कुमाऊं का एक त्यौहार है, जिसमें कि हम बीजों को, जब मानसून आता है तो हम लोग नई बहुत अच्छा सीज़न होता है ग्रीनरी के लिए या नई अनाज को बोने के लिए। तो अनाज को टेस्ट करने के लिए जो है बीजों को बोया जाता था छोटे छोटे पॉट में, आमतौर पे दालों को बोया जाता था और जो बहुत अच्छे से ग्रो करती थी फिर उनको खेतों में बोया जाता था। ये बेसिकली इस तरह से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जैसे कि हरेला हमारे बहुत साइंटिफिक अगर तरीके से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय बरसात का सीज़न होता है। हरियाली को बढ़ाने का इससे बढ़िया हमारे पास कोई मौका नहीं होता। तो इस समय हम जो भी चीज़ ज़मीन में डालते हैं, जो भी बीज ज़मीन में डालते हैं या जो भी पौधा लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो हमारे जो पूर्वजों की या बुजुर्गों की जो सोच रही है, सोचिए कितनी उस समय डेवलप्ड थी। तो हमने जो है धात में जब हमने हरेला शुरू किया तो यहाँ बीजों का तो हम इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने इसको फिर पेड़ों से जोड़ा। तो 2010 में हमने हरेला को यहाँ धात में मनाना शुरू किया और हम जगह जगह स्कूल्स में, जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं, हमने स्कूल्स में जाना शुरू किया, इंस्टीट्यूट्स में हम जाते थे, वहाँ पे हमने हरेला के बारे में बात की और पेड़ लगाने शुरू किए। और लेकिन जब इस तरह से हम जगह जगह पेड़ लगा रहे थे तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी लैंड हमें मिले कि जहाँ पे हम एक बड़ी संख्या में पौधों को लगा सकें और उनकी देखभाल कर सकें, क्योंकि लगाना बहुत आसान है, उनको देखभाल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब देख रहे हैं कि कटहरे बढ़ रहे हैं, हर साल कितने पेड़ लगते हैं, लाखों की संख्या पेड़ लग रहे हैं, लेकिन बचे कितने हैं उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए हमने जो है सोचा, तो तत्कालीन जो हमारे सरकार थी उस समय, मुख्यमंत्री के सौजन्य से हमें मालदेवता में अस्थल गांव है एक, वहाँ पर हमें 2 एकड़ के करीब ज़मीन मिली। नदी के किनारे वो ज़मीन थी और वो बिल्कुल बहुत उबड़ खाबड़ जैसे नदी की ज़मीन जो होती है वो ज़मीन हमें मिली थी। लेकिन फिर हमारी जो साथी हैं, हमारे धात के जो कर्मठ साथी हैं, उन्होंने जो है उस बिल्कुल रौखड़ ज़मीन में जो है एक वन लगाने की सोची हमने। तो सबसे पहले हम लोगों ने धात के परिवार के हमारे जो सदस्य थे, हमने जो है पौधे लगाने शुरू किए। तो वो पौधे हम लगाते थे जो हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं या कोई भी महान विभूति जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया, उनकी तरफ से धात ने पौधे लगाने शुरू किए। फिर हमें लगा कि हमारे अपने धात के इतने सदस्य कि हम अगर एक एक पौधा भी लगाते तो पूरा जंगल भर जाता, लेकिन हमने इसको फिर समाज से जोड़ने की कोशिश की और इसके एक थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश की। तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया, तो हमने उसको स्मृति वन का नाम दिया। स्मृति जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, उसमें हम लोग अपने प्रियजनों की स्मृति में वहाँ पर हम पौधा लगाते हैं। और ये 2020 में हमारा शुरू हुआ। 2020 से अब ये 2030 आ गया, यानी कि 3 साल में
3 साल में आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 250 पेड़ों का एक वन हमारा विकसित हो चुका है, जो कि पूरी तरह से जन सहयोग पर आधारित है। वहाँ पर हम लोग 100 रुपये महीना या 1200 रुपये साल के उसमें पेड़ लगाने के लिए तो हम लोग 1200 लेते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ टी गार्ड देते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए हमने एक लड़का रखा हुआ है, और फिर नेम प्लेट मतलब पौधा भी हम लोग अवेलेबल वहाँ पे कराते हैं। तो 250 पेड़ों का एक वन इतना 6-6, 7-7 फुट के हमारे पेड़ हो गए। आप लोग उसमें चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आप लोग मोस्ट वेलकम आप सबका। बहुत सुंदर हमारा उसमें फूलों के, फलों के, मेडिसिनल हर तरह के हमने प्लांट वहाँ पे लगाए हुए हैं। और जब ये हमारा प्रयोग सफल रहा तो अब 2030 में हमने सोचा कि हम इसको और ज़्यादा अपने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा आगे ले जाएं। तो हमने फिर एक हरेला वन अब हमने बनाने की सोची है। इसमें हम छोटे छोटे 100 पेड़ों का वन बना रहे हैं। तो उसमें 100 पेड़ों में हमारे एक पुष्प वन के नाम से जो हमारा मालदेवता रोड पर है, उसको भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। अभी 2-3 साल बाद आप देखेंगे तो आपको पूरी लेन जो है आपको रंगीन फूलों से नजर आएगी। पुष्प वन में हमने 3 रंगों के पेड़ लगाए हैं। एक नीलमोहर है, नीले रंग का जो होता है, और अमलताश है, पीला रंग, सब जानते हैं अमलताश को तो सब अच्छी तरह परिचित होंगे, और एक है बॉटल ब्रश। तो 3 रंगों की हमने लेन लगाई है पूरी। तो मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर का हमारा पैच वो भी तैयार हो गया है। उसमें भी हम लोग 100 पेड़ लगाएंगे वहाँ पर, वो पुष्प वन के नाम से। और एक तीसरा है हमारा बालवन। बालवन हमारा अभी उसमें भी कुछ हमारा शुरू हो चुका था, लेकिन इस साल हमने उसमें तय किया हम 100 पेड़ों का वन उसमें भी बनाएंगे। और इस संडे हमारा बालवन का प्रोग्राम था, वहाँ पर हमारे प्लांटेशन हुए, डोभाल जी उसके संयोजक थे। तो वो भी हमारा 100 पेड़ों का एक वन तैयार हो रहा है। और एक और हमारा है भगवंतपुर की तरफ है, हमारा फूलों के ढाल के नाम से है, वो भी हमारा तैयार हो रहा है। मित्र वन है हमारा, यानी कि हम 100 पेड़ों के कई हम वन विकसित करने की प्रोसेस में है इस समय। और अब हम जो स्कूल्स में जा रहे हैं, जैसे आपके आज यहाँ हम आए हैं, जिनके स्कूल्स में जगह है वहाँ में हम बाल वाटिका के नाम से भी एक छोटे छोटे 25 पेड़ों का एक वन हम तैयार करना चाह रहे हैं। तो जो भी चाहें अपने हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है धात के नाम से, उसमें हमारे सब कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। आप लोग उसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर एक कोई सबके लिए खुला है, ये जो भी चाहे अपना उसमें आके कर सकता है। और जो भी हमारे पुष्प वन है या स्मृति वन है या बाल वन है, वो भी सबके लिए ओपन है। कोई भी चाहे 100 रुपये के एक बार का तो उसमें है कि आपको 1200 रुपये देना पड़ता है कि प्लांटेशन के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जो हमने लड़का रखा वो भी है, ट्री गार्ड भी, प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग उसको लगाते हैं। तो ये सब हमारा हरेला का वो है। और इसमें हम इस बार जो है ये भी बात कर रहे हैं कि जो हम पेड़ तो हम लोग लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जो है ये संदेश भी है आप लोगों के लिए, जो भी हमें सुनता है, या कि आपके आसपास जो पेड़ हैं आप उनको प्लीज प्रोटेक्ट करने में अपनी सहायता कीजिए। मतलब कहीं कोई पेड़ कट रहा है या डेवलप करने कोई किसी ने लगाया हुआ है, आप कोई लगा के चले जाते हैं, दूर दूर से आके लोग लगाते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, नहीं देखने आ पाते। तो आपको कोई लग रहा है कोई पेड़ लगा हुआ है तो आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसको पानी भी दे सकते हैं। एक पानी देना एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अब अभी तो हमें बरसात को अहमियत नहीं पता चल रही है पानी की, लेकिन कुछ टाइम बाद पानी की ज़रूरत होगी पेड़ों को। तो इसमें आप सब अपना सहयोग दे सकते हैं। और कोई इनमें से आप में से कोई ऐसा है जिसने अपने हाथ से कोई पेड़ लगाया हो कभी? हाँ, आप बताइए जरा, खड़े। तो आपको कैसा लगता है, या मतलब कुछ अलग फीलिंग है, या आपने ऐसे लगा दिया या किसी इमोशन के तहत आपने लगाया है? कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? एक्चुअली मेरी दादी को बहुत शौक है पेड़ लगाने का। वेरी गुड, गार्डन है प्रॉपर, वेरी गुड, टेरेस गार्डन है। तो हम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़, फ्लावर्स के पेड़ लगा रखे हैं। थैंक यू, वेरी गुड। तो मेरा यही कहना है, जैसे कि हम लोग आजकल बिल्कुल एक मशीनी युग में जी रहे हैं, हमें प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी करना है। सिर्फ इसलिए नहीं, हमें सबको पता है, ये बहुत एक जनरल सी बात है कि ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन सॉइल एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है। ये किसी को है इस बात का एहसास? कभी आप जब बहुत ज़्यादा हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं, इसके वजह आप खुले में जाइए, मिट्टी में हाथ लगाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये फैक्ट है, उसमें एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो कभी भी आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए और हमारे स्मृति वन को भी विजिट कीजिए आप लोग। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ पे तरह तरह के फूल जो है हमारे अभी खिलने के उसमें हैं, हर सीजन में खिलते हैं। और कोई अगर लगाना चाहे वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा एक जो हमारा हिमालय का अपनाएं, उपज हिमालय का अपनाएं, उस पर भी हमारी धात की संस्था काम कर रही है। उसमें हमारा एक फंचिके करके कार्यक्रम चलता है,
उसमें अगर आप उस प्रोडक्ट को अगर लेना चाहते हैं, सब डिटेल्स हमारे पेज पर रहती हैं। आप हर नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इस तरह से हरेला को मतलब सही अर्थों में मनाने की कोशिश कीजिए। इसको सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ न रह जाइए, यही हमारा उद्देश्य है। इसी लिए हम आपके बीच में आए हैं और हमको इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई पूछना हो या हमारे किसी भी जो हमारे जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अर्चना हमारे साथ हैं, अर्चना आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और नीना रावत जी के ही संरक्षण में हम बोल सकते हैं, तो पूरी टीम है हमारी स्मृति वन की, जो सब लोग मिल करके बहुत अच्छे से स्मृति वन को डेवलप किया गया। जैसे कि मैम ने कहा, आप लोग कभी भी आकर के देख सकते हैं। और अभी 16 जुलाई से हमारा लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और 2010 से धात ने हरेला की शुरुआत की थी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2015 में हम तत्कालीन सरकार के संज्ञान में इसे लेकर के गए और न केवल उन्होंने हमें ध्यान से सुना, बल्कि इसे हमारी जो मांगे थी या हमारी बातें थी उसे मानते हुए हरेला को शासन स्तर पर लागू किया। और आपको बहुत हैरानी होगी ये सुनकर कि 2015 तक उत्तराखंड के पास कोई राज्य पर्व ही नहीं था, तो 2015 से उत्तराखंड को हरेला के रूप में एक राज्य पर्व मिला, जिसका अवकाश भी होता है। और पूरे न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारत में हरेला मनाया जा रहा है, जो भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं। और धात के हमारे कई साथियों ने तो पिछले वर्ष लंदन में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में तक हमारे सौजन्य से, हमारे बातचीत से हरेला वहाँ भी मनाया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व ये बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अपील इसमें है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं जो भी त्यौहार कहीं भी मनाए जाते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे बाहर हो, वो सब होते हैं हार्वेस्टिंग पे, जब फसल कटती, यानी जब प्रकृति हमें कुछ देती है हम तो पर्व मनाते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड का और कुछ हिमाचल के भी कई क्षेत्रों में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर मनाया जाता है हरेला अलग अलग नामों से। तो ये एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें हम पहले प्रकृति के साथ एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं देने से पहले ही। यानी हम एक बीज रोप करके और उसको फिर हमने एक पौधारोपण से जोड़ते हुए आज इस यात्रा को इतना लंबा समय हो गया है धात की भी, और हम पूरे महीने हरेला मनाते हैं। हरेला 16 जुलाई से लेकर के और घी संक्रांत 17 अगस्त तक हम ये पूरा पर्व मनाते हैं। और इस क्रम में हम अलग अलग संस्थानों में जाते हैं। और अभी पिछले दिनों ही हम एक मेडिकल कॉलेज में गए थे इसी तरह का कार्यक्रम करने, तो वहाँ पर उनकी भी एक फैकल्टी थी मैम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी बेटी शायद स्कूल में उसे कहा गया कि एक पौधा रोपा जाए हरेला मनाने के लिए। तो उस बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा कि हमें पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है मम्मी, हरेला करना है। तो उन्होंने, क्योंकि आजकल हम सब लोग 100 गज के, 200 गज, 250 गज के मकानों में रह रहे हैं, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि हम पेड़ लगा सकें। तो उन्होंने भी उसी के चलते एक छोटे से गमले में पौधा लगवा दिया होगा। तो जब अगले साल फिर यही हरेला आया, फिर स्कूल में कहा गया होगा बच्चों से कि पौधा लगाएं, तो उस बच्ची ने अपनी मम्मी से पूछा कि आपने तो कहा था ये पेड़ है, ये तो पौधा ही, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो पेड़ बना ही नहीं। तो मैम उनका ये कहना था कि उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट है इस बात का कि वो पेड़ नहीं लगा पा रही है, क्योंकि हमारे पास उस तरह की जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर एक पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो जैसा कि नीना जी ने बताया, एक छोटा सा सॉल्यूशन बोल लीजिए, कोशिश धात ने की है हरेला वन के रूप में, कि चाहे वो स्मृति वन हो, बाल वन हो या मित्र वन हो, जहाँ पर मात्र 100 रुपये मासिक के सहयोग से आप एक पौधा लगा सकते हैं। उसका रखरखाव हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं, जो एक भैया भी हैं वहाँ पर जो पूरा समय उसकी देखभाल करते हैं उन पौधों की, और उनको कम से कम 3 साल तक का हम समय देते हैं कि वो अच्छे से बढ़े। और जब 3 साल में वो पौधा अच्छे से विकसित हो सकता है, तब तक की जिम्मेदारी धात उसकी लेती है। इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलता है। तो हरेला के बारे में हमने तो अपनी बात रखी, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने हरेला मनाया हो, कोई पौधा लगाया हो, उससे संबंधित कोई भी फैकल्टी में से कोई, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑथेंटिक किस तरह से हरेला मनाया जाता था बीज बो करके, वहाँ से उन्होंने बताया। वहाँ पीछे से आप भी शायद उस वक्त कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ जी शुभम, माइक पास कर दो प्लीज़, आपसे बैक साइड में जो है। हाँ जी, कोई और, कोई भी
आप लोगों ने कभी, आपको पता है, अच्छा चलिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वो करते हैं। आप लोगों को पता है एक पेड़ मैक्सिमम किस एज तक जा सकता है? दुनिया में सबसे बुजुर्ग पेड़ कितने साल का है, कोई जानता है इस बात को? कोई अंदाजा? चलिए गैस करते हैं, कोई भी यहां से प्लीज कोई गैस कीजिए कितने साल का है जो अभी लिविंग सबसे बुजुर्ग पेड़ है इस दुनिया में? कुछ कोई भी अंदाजा, कोई रैंडम नंबर जो आपको लगता है इतना हो सकता है, प्लीज कुछ भी बोल दीजिए। 400 और कोई? थोड़ा और आगे, कोई और? थोड़ा जोर से, वहां पीछे से कुछ भी बताइए। 10,000 साल। 5,000, वेरी क्लोज। 5,000 इज वेरी क्लोज। नहीं, वो उस पेड़ की उम्र है 4,600 कुछ वर्ष, मतलब 4,500 से ज्यादा उम्र का वो पेड़ है, और ये कैलिफोर्निया में है। हाँ जी, नहीं मैंने जितना हो सकता, मतलब मैंने जितना पढ़ा है जी, ठीक है हम चेक करेंगे ज़रूर अगर ऐसा है तो जी, क्योंकि मैंने जहाँ पे पढ़ा था तो उस ओल्डेस्ट पेड़ उसको बताया गया था, कैलिफोर्निया में वो है। तो अगर स्वीडन में भी है 10,000 वर्ष का तो ये और अच्छी बात है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो आज हमने रोपा है वो कितने वर्ष जी सकता है। हमारी एज आज जो एवरेज एज है वो 60, 65 या 70 चली गई है ना? तो हम तो 70 साल ही जी पाएंगे शायद, लेकिन हमारा लगाया हुआ एक पेड़ कई 100 साल, हजारों साल जिएगा, और उसके जो पत्ते हैं, फूल है, फल है, लकड़ी है, वो कई सारे प्राणियों के, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके काम आएगी, मतलब नेचर के काम आएगी। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को दे सकते हैं। और कोई कुछ बताना चाहे अपने हरेला से रिलेटेड एक्सपीरियंस, या आपने कभी कोई पौधा लगाया हो उससे रिलेटेड कुछ, कोई भी? अच्छा, कभी किसी ने कोई पौधा नहीं लगाया इनको छोड़ के? ओके, तो मतलब मुझे लगता है हमें सबको फिर पौधा लगाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने नहीं लगाया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ पर भी हैं आप ज़रूर पौधा लगाएं, अपने आसपास लगाएं, और अगर जगह नहीं है तो धात के हरेला वन में आए, वहाँ पर लगाएं, लेकिन पौधा ज़रूर लगाएं। संभव हो तो हर वर्ष लगाएं, नहीं तो कम से कम लाइफ में एक बार एक पौधा तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम नेचर से इतना कुछ ले रहे हैं और अगर हम उसे रिटर्न में कुछ ना दें तो ये बहुत शायद गलत बात होगी। और हमारे साथ अभी हमारे एक और साथी आए हैं, श्री गुणानंद जगमोला जी। आप वैसे तो पत्रकार हैं और इनकी कलम की धार इतनी तेज है कि सब उससे डर के और बच के रहते हैं। बहुत ही सटीक आप लिखते हैं और बिना डरे लिखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और धात के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हमेशा धात का सहयोग करते रहे हैं। आज उन्हीं के थ्रू हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सर आप आएँ प्लीज़, 2 बात ज़रूर रखें अपनी हरेला के, धात के। जी जी सर प्लीज़। सर आप लिखते तो है, अच्छा थोड़ा सा बोलना भी हम सुनना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार। पत्रकार तो लिखते हैं, सुनते हैं, केवल सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं हरेला को लेकर बता रहा हूँ। धात तो कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है कि नेताजी सुबह पौधा लगाते हैं, दोपहर को बकरी उस पौधे को खा देती है और शाम को नेताजी बकरी को खा देते हैं, सब हिसाब बराबर। तो ये हरेला चल रहा है इस प्रदेश में। और मैं, क्योंकि बच्चे हैं, आईटीएम के बच्चे हैं, आज एग्ज़ाम है, बहुत कम है, मैं निशांत सर का धन्यवाद करूंगा, गरोला मैम का भी, कि उन्होंने टाइम दिया। इसके बावजूद कुछ बच्चे आए भी हैं जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके बावजूद टाइम दिया है। और मेरा ये कहना है कि हरेला पौधरोपण से ज़्यादा अभी हमें ये ज़रूरत है कि जहाँ पेड़ कट रहे हैं, सहस्त्रधारा रोड
ख़त्म हो गया है। आप मोहन तक जाते हो, आपने 10 मिनट बचाने के लिए 21,000 पेड़ काट डाले हैं। 21,000। वहाँ अगर आप मोहन की तरफ जाएं तो मिट्टी के इतने बड़े पहाड़ आ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कल मैं यही कह रहा था कि अब एक 30 किलोमीटर टनल बना रहे हैं कि जी कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेंगे चमोली में। क्या ज़रूरत है प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ करने की? मैं इसे गंवार टूरिज्म कहता हूँ। ये प्रकृति के साथ जितनी आपदाएं आ रही हैं, कल कमेड़ा में 100 मीटर पुल सड़क आपने कहा ऑल वेदर रोड बनाएंगे, करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, वो ऑल वेदर रोड 1 मिनट में बह गई। तो प्रकृति, हम तो ये चाहते हैं कि हिमालय संरक्षित रहे। यहाँ कम से कम लोग आए हैं, यहाँ केवल मतलब 60 साल के बाद की उम्र के लोग जो रियली तीर्थाटन करना चाहते हैं वो करें। पहले पैदल रूट था, हम क्यों गाड़ियाँ ले जा रहे हैं वहाँ? ब्लैक कार्बन इतना हो रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर 1500 मीटर हर साल खिसक जाता है। 15 मीटर खिसक जाता है। कितना रहेगा? हमारे ग्लेशियरों में कितना पानी रह गया? ये पेड़ों के कारण। और धात के साथ मैं लगभग 2016 से जुड़ा हूँ। वो ये भी मैंने बचाने की कोशिश की, क्योंकि हरीश रावत जी ने तो इसे अडॉप्ट कर लिया था, मतलब हाईजेक कर लिया था धात का सारा प्रोग्राम। तो मैं खुद खूब लड़ा हूँ इस संबंध में कि ये आपका नहीं, ये तो धात का है। तो नेता तो ऐसे ही करते हैं, कोई वो करेंगे, पत्थर लगा देंगे, हमने किया। पुल टूटा तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने कल आपदा प्रबंधन सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा से बात की। मैंने कहा कोटद्वार में पुल टूटा, और ऋतु भूषण खंडूरी कह रही हैं कि पुल टूटा कि मिस्टर सिन्हा आप जवाब दीजिए। मिस्टर सिन्हा ने कल मुझे कहा, पुरोला में थे, मेरी पुरोला में बात हुई, कहते नहीं वो तो लोक निर्माण विभाग का है, वो उनसे पूछे। तो मतलब ऋतु भूषण खंडूरी हमें मूर्ख बना रही हैं या रंजीत सिन्हा बना रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे भी आवाज़ उठाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आंदोलन में हिस्सा लेना है। मैं कहीं नहीं जाता आंदोलन में, लेकिन मैं अपने माध्यम से, सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये हो कि भैया पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ। अब सड़कें चौड़ी कर दोगे, लेकिन पूरे साल भर 6 महीने तो कोई नहीं जाता उन सड़कों पे। उत्तराखंड राज्य जब बना था केवल 8,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 45,000 किलोमीटर सड़क बन गई है, और बना रहे हो आप। मेरा ये कहना है कि सरकार ने हजारों किलोमीटर सड़कें गांव से शहर आने के लिए बना दी, लेकिन एक भी सड़क ऐसे नहीं बनाई जो शहर से गांव जाती हो। हम रिवर्स लाइन तो हुआ ही नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ। तो ये धात का जो प्रयास है ये सार्थक है, और ये लोग लगे हुए हैं बिल्कुल, मतलब कर्मठता से। मैं इनके स्मृति वन में जाता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ, ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये धात तो है ही अच्छी, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं आपके आसपास जो घर के आसपास ही पौधा हो उसे बचाने की कोशिश कीजिए, उसे कटने मत दीजिए। अपनी कॉलोनी का ये कभी लीची और आम का शहर होता था, लेकिन अब ये कंक्रीट है, क्योंकि यहाँ किराएदारों के लिए घर उगाए हैं। यहाँ अब ना लीची है ना वो है। बासमती की खुशबू तो गायब ही हो गई है ना। तो प्लीज़ मेरा ये है कि अपने स्तर पर एक पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, और आवाज़ जरूर उठाएं जहाँ पे भी गलत हो। ये कोई नहीं होता कि ये पॉलिटिक्स होती है। हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो इस देश का नागरिक है तो अगर उसे अच्छी हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो उसे अच्छे समाज के लिए, निर्माण के लिए अपनी अपनी जगह से आवाज़ उठानी होगी। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पत्रकार ही उठाएगा और पत्रकार को 1 मिनट में कह दो कि जी बिक गया है, अगर उसने आपके मन मुताबिक खबर नहीं लिखी। तो ये आपको भी करना है, ये सामाजिक दायित्व तो है और ये धात निभा रहा है। अर्चना का धन्यवाद, अर्चना बहुत एक्टिव है। इस लड़की ने बहुत मेहनत की है। मैं इस बात का गवाह रहा हूँ कि इसने हमारे पहाड़ी उत्पादों को बेचने के लिए, बनाने के लिए, बल्कि इनका एक रिसाइकिल कैफ़े पे भी मैंने बहुत वो लिखा। बहुत सारी समस्याएं हम लोग अपने लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी लेग पुलिंग करते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। और मतलब इस लड़की का तो मैं इसको सैल्यूट करता हूं कि इसने बहुत मेहनत की है।
थैंक यू अर्चना। बहुत धन्यवाद सर। सर कोई बात नहीं। थैंक यू सर। और जैसा कि मैंने कहा, इनकी कलम की धार बहुत तेज़ है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही मतलब बिना किसी से डरे हुए अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और मैं जानती हूँ समय भी हम लोग भी आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे, तो बस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री निशांत थपलियाल जी से कि वो भी मंच पर आएँ और अपनी बात ज़रूर रखें। और बहुत धन्यवाद भी साथ साथ मैं धात की ओर से करना चाहती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में भी एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे भी कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कॉलेजेस में बहुत से जो कार्यक्रम होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, पर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो आँख खोलने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए होते हैं, जो आज धात ने यहाँ पे किया है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने हरेला के उपलक्ष्य में और ये जो उत्सव है इसका आपने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को समझाया कि इसका महत्व क्या है। जितना यूनिवर्स को हमने पहचाना है, जितना हमने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ही कम करा है हमने ऑब्ज़र्व, बहुत ही ज़्यादा होना बाकी है। नासा के माध्यम से या जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेस को देखती हैं, उसके माध्यम से जितना हमने यूनिवर्स को जाना है, उसमें सिर्फ यही जाना है कि एक अर्थ ही है जहाँ पे जीवन है अभी तक। और हम इतने लकी हैं कि उस अर्थ में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे इंसान के रूप में। यहाँ पे भगवान ने अगर अर्थ को बनाया है तो इसमें पेड़ भी बनाए हैं, पौधे भी बनाए हैं, जानवर भी बनाए हैं, सारे जीव बनाए और हम इंसानों को भी बनाया है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो भगवान ने चीज़ बना के हमें दी है उसको हम सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी पूजा ही यही है कि यहाँ पे भगवान की बनाई हुई चीज़ों को अगर हम सजो के रखें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उससे बड़ी पूजा नहीं है। मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, चर्च बनाने से पूजा नहीं होती है। पूजा यही होती है जो धात कर रहा है इस वक्त, ये असली पूजा है। और इसी से हमारी धरती भी बच सकती है। सिर्फ एक इंडिया को बचाने के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरी वर्ल्ड, पूरी धरती को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा माध्यम ये पेड़ लगाने से ही हो सकता है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़मीन को बचाती है, ये ऑक्सीजन देती है, ये हमें जीवन प्रदान कर रही है। तो ये सबसे सरल एक इंसान जो सबसे सरलता के साथ जो चीज़ कर सकता है, पौधा लगा सकता है। इसमें कोई बहुत भारी ऐसा नहीं है। हमारी जो लैंड है कॉलेज की, वो यहाँ से मांडू वाला एक जगह है, वहाँ पर है। और वहाँ पे अभी हरेला का जो पहला दिवस था उसमें हम लोगों ने एक पौधा लगाया था, वहाँ पे पीपल का पेड़ लगाया था हमने। और जनरली लोग अपने लैंड में पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ लगाने से बचते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और छोटे छोटे पौधे जो वैसे होते हैं वो लगाना सुरक्षित समझते हैं, पर हमने एक वहाँ पे पीपल का लगाया। और वहीं पे हमने 5 गांव गोद भी लिए हुए हैं आसपास। तो अब मैं चाहूँगा धात के माध्यम से हम उन गाँव में भी जाके कुछ कार्यक्रम कर सकें, और वो जो गाँव वाले हैं उन्हें हम अपने साथ जोड़ सकें आपके इस कार्य के लिए। जैसे आपने स्मृति वन के बारे में बताया है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे एरियाज़ और मिल सकें, अगर आपको छोटे छोटे एरियाज़ मिल सकें वहाँ पे, जहाँ पे आपके इस चीज़ को हम और आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप यहाँ पे आए और IITM में इस तरीके के कार्यक्रम करा। बच्चों को भी जानने का और हमें भी जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू। जी बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल जैसा सर ने कहा है, हम भी लगातार कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि अगर जो भी जिस ज़मीन की सर बात करें, अगर वहाँ पर हमसे जितना संभव हो सके सहयोग करने की, वहाँ पर भी हम इस तरह का कोई वन विकसित कर सकें। और आप सभी से भी मेरा आग्रह रहेगा पुनः कि जहाँ पर भी हो वहाँ पर ज़रूर पौधा लगाएं, और जो हिमालय का अन्न है उसको अपने रोज़ाना के भोजन में ज़रूर शामिल करें। और एक बार पुनः धात की ओर से आप सभी को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना संयम के साथ हमें सुनने के लिए। धन्यवाद।